नमस्कार, मैं हिमांशु बायानी और आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया पे द हिमांशु बायानी शो, जिसमें हम बात करते हैं बाजारों की। तो आज बाजार में क्या माहौल रहा? थोड़ा मेरे पीछे आज थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं द्वारका में हूँ फिलहाल। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए तो उनके साथ हूँ मैं। तो बाजार आज कैसा रहा? बाजार मतलब बाजार वापस वो इलेक्शन बोर्ड से वापस आ गया है। अब वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट उस पर होने लगा है। तेल की कीमतें वगैरह गिरता हुआ रुपया, उसकी इम्पैक्ट हमको देखने को मिली। और सेंसेक्स और निफ्टी खुल के ऊपर गए, फिर टूटे, और उस तरीके से बाजार मतलब कहीं ना कहीं फ्लैट रहा है। और टूटा इतना भी नहीं है, लेकिन जिसको कह सकते हैं फ्लैट पोजीशन में टूटा। अगर कल 0.5% अप था, तो आज जब मार्केट बंद हो रहा था तब 0.25% के आसपास, 0.3% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स टूटे हुए थे। एक नजर करते हैं सुर्खियों के ऊपर। आप, मैं कहूंगा मेरे सहयोगी से कि आपको वो अपना जो न्यूज प्लेट होता है वो दिखाए, ताकि पता चले आपको कि सेंसेक्स जो है वो करीबन 251 पॉइंट टूटा है, और निफ्टी जो है वो करीबन 86.50 पॉइंट टूटा है। हालांकि दूसरी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जापान पॉजिटिव रहा है। अगर एशियाई मार्केट की बात करें तो एसएससी भी पॉजिटिव रहा है। लेकिन भारत में डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रूड का, क्रूड प्राइसिंग का, और जो महंगाई की अभी अभी जो डर है कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तो बिल्कुल पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ने का जो एक डर है, गैस के सिलेंडर में तो इजाफा हो गया है। तो जो प्राइस फ्रीज किया गया था वो शायद अब बढ़ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस है उसको लेके। तो उसकी वजह से आज इसका इम्पैक्ट हमको शेयर बाजार में देखने को मिला। मतलब आज हम बुधवार की बात कर रहे हैं, कल जो मंगलवार को बंद रहा बाजार उसकी हम बात कर रहे हैं। आज तो वैसे आउटलुक कैसा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो निफ्टी सेंसेक्स की ज़्यादातर हेडलाइंस यही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स टूटे सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट जो है निफ्टी और सेंसेक्स में, मतलब एक तरीके का एफआईआई का प्रेशर है। एफआईआई माल मारे जा रहे हैं मार्केट में, इसकी वजह से भी डिमांड के सामने जो सप्लाई है वो ज्यादा, और इसकी वजह से ऑब्वियसली जब शेयर्स के भाव टूटेंगे तो उसका इम्पैक्ट इंडाइसिस पे होगा। मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी से कहे कि स्लाइड नंबर 2 पे चले जाए, और स्लाइड नंबर 2 में देखिए कॉर्पोरेट एक्शन एंड फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो अंबुजा सीमेंट का Q4 का रिजल्ट, उसका कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो करीबन 78% ईयर ऑन ईयर अप गया है। 1883 करोड़ की रेवेन्यू है, उसका भी 10% राइज हुआ है। अंबुजा सीमेंट का नेट प्रॉफिट जो है उसमें मतलब बढ़त देखने को मिली है। डी मार्ट का Q4 का नेट प्रॉफिट वो भी ऊपर है 19.2%, करीबन 656.42 करोड़ रुपए का सेल्स है, वो भी 19% अप है। तो अंबुजा और डी मार्ट के जो शेयर्स आज मतलब लगातार फोकस में थे, क्योंकि उनका जो रिजल्ट्स आने वाला था Q4 का, उसकी वजह से। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट एक्शन में और सक्सेशन एक्विजिशंस वगैरह की हम बात करें तो बायोकॉन में क्लेन मजमूदार, वो जो मजूमदार जो कि भतीजी है किरण चौ मजूमदार की, उनको सक्सेशन के रूप में फायर ट्रांजिशन प्लान, और पूरा का पूरा मतलब उसका जो वैल्यूएशन है बायोकॉन का वो करीबन 1.6 बिलियन का डॉलर्स का वैल्यूएशन दिया गया है। 5 ईयर्स का ट्रांजिशन प्लान है। तो क्लेयर मजूमदार शी विल बी डाउन, मतलब उसका सक्सेशन उस तरीके से उसमें उसको वारसदार घोषित किया गया है। ऑन एमी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है तीसरे दिन पे। और गेम स्टॉप एंड ईबे डील, उसकी कुछ 556 बिलियन की जो डील है उसके बारे में बातें हो रही है। ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया है वेदांता का प्ली जो अगेंस्ट अदानी बिड जो था वो जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को लेके। 5 रीजंस किस वजह से मतलब ये किया गया है। और जयप्रकाश एसोसिएट का जो मतलब वो जो वेदांता का जो प्ली था वो डिसमिस किया गया इस मामले को लेके। और ये सेटबैक है एक तरीके से अगर देखने जाए वेदांता के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि एनसीएलटी के ऑर्डर में वो लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। और मतलब जो बाइजू वाला जो केस था उसको लेके उसका रेफरेंस देके एक किया गया है। और इस तरीके से ये खबर वेदांता और अदानी का जो वॉर चल रहा था जेपी एसोसिएट लिमिटेड को लेके, उसमें ये खबरें हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्लाइड नंबर 3 पे चले जाए। स्लाइड नंबर 3 में ऑटोमोटिव और इंडस्ट्री से जो खबरें आ रही है उसमें खास करके युंडाई जो है वो फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर को जवाब दे सके ऐसी गाड़ी मार्केट में ला रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अपडेटेड क्यूजे मोटर्स एसआरवी 300 लॉन्च, उसका 3.29 लाख करोड़ 3.29 लाख करोड़ नहीं सॉरी 3.29 लाख रुपया उसका प्राइस है। टीम BHP 2026 क्यूजे मोटर एसआरवी 300 जो लॉन्च किया है वो उसकी कीमत करीबन 3.5 लाख के आसपास उसका जो बाइक वगैरह है सॉरी
कार नहीं है, बाइक है, तो उसका जो प्राइसिंग है वो 3.5 लाख के आसपास है। 300 सीसी की बाइक है और नया इक्विपमेंट है, मतलब रश लेन, टीम बीएचपी, ऑटो गेयर, सब ने, ऑटो कार सब ने इसके ऊपर लिखा है। और टॉप मोस्ट सोल्ड डीजल कार्स FY26 में अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो, क्रेटा, थार, फॉर्च्यूनर और सेल्टोस, इसकी खबर गाड़ीवाले.com ने की है और 5 घंटे पहले की ये खबर है। तो आइए रुक करते हैं। अब ये तो सेक्टोरल बातें हो गई, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बातें हो गई। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर जहाँ पे सबसे बड़ी सबकी नजर है, जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल अफेयर्स। तो उसमें क्या हो रहा है, ब्रेंट का जो प्राइस है वो $114 क्रॉस कर चुका है, मतलब बट फ्लोट अबाउ 110 एमिड यूएस ईरान क्लैशेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो तेल की कीमतें बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, रुपया घिस रहा है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हमको हर जगह पे देखने को मिलेगा। महंगाई में भी इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, शेयर बाजार में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो मतलब जो खुदरा बाजार है, रिटेल मार्केट है, उसमें भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बीच परिणाम जो है वो अच्छे आए हैं, चाहे सीमेंट कंपनीज के हो या डीमार्ट, मतलब एक रिटेल कंपनी है, उसके भी परिणाम अच्छे आए। तो ये बात तो तय है कि भारत की एक कंजम्पशन स्टोरी है, बेसिक कंजम्पशन स्टोरी, और वो बेसिक कंजम्पशन स्टोरी फिलहाल भारत को मतलब फ्लोट किए जा रही है। वो कितना टिकेगा युद्ध के चलते ये देखना पड़ेगा। मार्केट्स ऑन एज एज फ्रेश यूएस ईरान अटैक्स डेंट ऑप्टिमिज्म ओवर द पीस डील। मतलब ये मामला कुछ सुलझ नहीं रहा है यूएस और ईरान के बीच, और उसके चलते कल बमबारी की भी बात आई शारजा और दुबई से। तो $30 का बैरल डिस्काउंट, बट इराक कट्स क्रूड प्राइसेस इफ बायर्स आर विलिंग टू ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू कलेक्ट इट। मतलब अगर 30 आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आके खरीदना चाहते तो इराक ने अपना जो प्राइसिंग है उसमें डिस्काउंट किया है, $30 कम देने के लिए बैठे, क्योंकि उनके पास भी माल भरा पड़ा है, उनको भी माल बेचना है ना, उनकी इकोनॉमी भी अल्टीमेटली उनको चलानी है। और इंटरेस्टिंगली इराक की जो ऑयल रेवेन्यू है वो तो मतलब यूएस उसमें से लेके थोड़ा हिस्सा वापस देता है। तो यहाँ पे तो खेल ये हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते, बंद होने के चलते, इराक का जो ऑयल था जिसके ऊपर अमेरिकन कंट्रोल है वो बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्रूड टचेस 113, मतलब मैंने कहा 114 के आसपास चला गया है। यूएई ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जिस तरीके से हिट हुई कल, तो उसके चलते ये खबरें आई है। आईएमएफ चीफ जॉर्जिया वार्न्स ऑफ मच वर्स आउटकम मिडिल ईस्ट वॉर ड्रैग्स इनटू 2027। मतलब अगर ये युद्ध 2027 तक चलता है तो आईएमएफ की जो चीफ है उन्होंने कहा है कि ये मतलब एक बहुत बुरा संकेत है। रॉयटर्स ने इसके ऊपर खबर की है। बाकी अगर ओपेक की और इंटरनेशनल पॉलिसी की हम बात करें तो ओपेक ने मतलब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ओपेक यूएई का एग्जिट जो है नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन, एसआईयूए ने कहा है। तो मतलब किसी के खिलाफ जाके वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन अपने तरीके से आगे ले जाए। चाइना भी कहीं डेफिनेटली इसमें है। पेट्रो युआन की जो बात है, पेट्रो डॉलर की जो भी ट्रेड की बात चल रही है, तो उसके चलते नए इन्वेस्टमेंट्स को लाने की बात है यूएई में। तो संभवत ये संभावना है कि इसके पीछे मतलब चाइना भी एक बड़ा गेम खेल रहा है, ऐसी बात है इंटरनेशनल मीडिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया हाइक्स रेट्स अगेंस्ट वॉन इन्फ्लेशन विल स्टे हायर फॉर लॉन्गर। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए और कहा है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा चल सकता है वेस्ट एशिया का जो वॉर है उसके चलते। तो देखिए एक डोमिनोज इम्पैक्ट सब कंट्री की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इसका पड़ना शुरू हो गया है। हालांकि भारत में तो माहौल ये था कि चुनाव की वजह से हमारी जो नजरें थी वो चुनाव के ऊपर, चुनाव में क्या परिणाम आ रहे उसके ऊपर थी। लेकिन चुनाव कल खत्म हो गए, इसलिए आज मार्केट चुनावी मूड से बाहर निकला है और भारतीय बाजार में भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक तरीके से इम्पैक्ट करना शुरू कर दी इकोनॉमी को, मार्केट्स को, कंजम्पशन को, सबको। ये खबरें जो है, ये खबरें इसलिए हम ज़्यादा विस्तार से नहीं जाते, लेकिन एक स्नैपशॉट देते हैं कि क्या हो रहा है। और उसमें खास करके ऑयल, गोल्ड, चांदी, सोना, रुपया, इनके ऊपर क्या हो रहा है, ये मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली ये आपकी जेब को कैसे असर करता है। आगे जाएंगे स्लाइड नंबर 6 के ऊपर। टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में क्या हो रहा है। एंथ्रोपिक ओपन एआई लॉन्च एआई सर्विसेज कंपनीज जो भारत में टीसीएस और इन्फोसिस को चैलेंज करेगी। ये इंडिया टुडे की खबर है। और बिल्डिंग अ न्यू एंटरप्राइज एआई सर्विसेज कंपनी विद ब्लैकस्टोन एंड गोल्डमैन सैक्स। मतलब ये एंटरप्राइज एआई सर्विसेज कंपनी ब्लैकस्टोन और गोल्डमैन सैक्स के साथ भी एंथ्रोपिक आ सकता है। तो आप सोचिए किस लेवल का खेला होगा, क्योंकि ये जो पूरा जो प्राइवेट क्रेडिट और शेडो बैंकिंग का जो कबाल है, अब वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरीके से
बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, उनके खुद के सॉफ्टवेयर है अलादीन वगैरह जो मार्केट्स को मतलब मार्केट ड्रिवन डेटा के ऊपर काम करते हैं। और उसमें एआई एंथ्रोपिक जैसा पावरफुल एआई टूल और सबसे बड़ी वैल्यूड कंपनी पूरे विश्व में, तो $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन, सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली एआई की कंपनी जब ऐसे धुरंधरों के साथ हाथ मिलाएगी तो आप सोचिए टेक्नोलॉजी की दुनिया की वजह से क्या माहौल हो सकता है बैंकिंग में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में। और इसकी वजह से ही पूरे दुनिया के बैंकर्स मतलब डरे हुए, उनका खास करके जो एक सॉफ्टवेयर है माइथोस उसको लेके भी। और क्लॉड ने तो मतलब कई जगह पे अपना जिस तरीके से अपना पगडंडा जमा दिया है, तो इसके चलते बिल्कुल एक संकेत है कि दुनिया कहीं ना कहीं ऐसी मोनोपोली के मतलब शिकंजे में जा रही है। दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है बिल्डिंग न्यू इंटरप्राइज एआई सर्विसेज कंपनीज विद ब्लैकस्टोन, हेलमैन, फ्रीडमैन, गोल्डमैन सैक्स। तो ये बहुत सारी कंपनियां मिलके एक एआई का बड़ा खेला खेलने जा रही है। कॉर्पोरेट एआई इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो केपीएमजी नाउ हैज अ डैशबोर्ड फॉर इट्स एम्प्लॉइज इन अमेरिका टू ट्रैक एआई यूसेज। मतलब केपीएमजी ने अपनी कंपनी में, क्योंकि एम्प्लॉय जब एआई यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उनको पता मतलब लगता है अच्छी चीजें सामने आती है, लेकिन ऑब्वियसली ये उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर करता है। तो केपीएमजी जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है, थिंक टैंक है, बिग फोर कंपनीज जो वर्ल्ड की है उसमें आता है केपीएमजी। तो उन्होंने एक डैशबोर्ड लगा दिया कि एम्प्लॉयज कितना ट्रैक, मतलब अमेरिका में डैशबोर्ड लगाया अपने हेडक्वार्टर्स में कि कितना एम्प्लॉयज वहां पे एआई यूज करते हैं, उसका यूसेज उसमें ट्रैक होगा। गूगल क्लाउड बॉस, अवर 2 न्यू चिप्स आर गोइंग टू चैलेंज माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन। मतलब गूगल अब इस दिशा में भी आ रहा है और वो बोल रहा है कि हम भी चिप बनाने वाले हैं। और वो मतलब जो नई चिप्स बनाएंगे या नई चिप्स कहीं से बनवाएंगे, जैसे कल बात आई एंथ्रोपिक ने एक यूके का एक स्टार्टअप है फ्रैक्टल, उसके साथ टाई अप किया है चिप्स बनवाने के लिए खुद के लिए। तो इसमें ये बात आ रही है, तो वो अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज करेंगे। ये बात गूगल की तरफ से आ रही है। आगे बात करते हैं, स्लाइड नंबर 7 के ऊपर चले जाते हैं। तो ग्लोबल करेंसीज फॉरेक्स कमोडिटीज मार्केट में क्या है, रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ फेडिंग होप्स ऑफ यूएस ईरान। मतलब रुपया टाइट चल रहा है। रुपया जब टाइट चलेगा, तेल के दाम बढ़ेंगे तो बिल्कुल इकोनॉमी पर असर होगा। तो शायद ऐसा वक्त भी आए कि आपको एक वक्त मतलब खाने में थोड़ा आपको कटौती भी करना पड़े, गैस मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये भी एक संभावना है। पेट्रोल में भी शायद राशनिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो वापस जो युद्ध का माहौल शुरू हुआ है, और जैसे आईएमएफ के चीफ ने ये वार्न किया है, और एक जमाने में प्रधानमंत्री मतलब एक समय पे प्रधानमंत्री ने चुनावों से पहले एक भाषण में ये भी कहा था कि आप कोरोना जैसे दिनों के लिए तैयार रहिएगा, कोविड जैसे दिनों के लिए। तो ये सब संभावना है। हालांकि सरकार बिल्कुल ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि उसको भी मतलब टिकना है, सत्ता में रहना है। और ये जो इलेक्शन विक्ट्री हुई है वो इसी होप पे हुई है कि आप डेवलपमेंट भी करेंगे और आप भारत की जो इकोनॉमिक मशीन है उसको वैसे की वैसे इंटैक्ट चलाएंगे, इसीलिए वोट मिले आपको। दूसरी तरफ रुपया जो 95.40 के आसपास चला गया है, मतलब 95 क्रॉस कर चुका है रुपया। और इंडियाज वीक करेंसी रिफ्लेक्ट्स डीपर प्रॉब्लम्स देन द ईरान वॉर, ये इकोनॉमिस्ट की खबर है। जापान सेज इट काउंट्स 3 consecutive डेज ऑफ एफएक्स इंटरवेंशन एज वन। मतलब वो जो मेहनत करता है जापान 3 दिनों के लिए, उनको लगता है कि वो एक दिन की मेहनत हुई है, उतना मतलब उनको उनका जो करेंसी का उनको कुशनिंग करना पड़ता है, उसमें इतनी मेहनत जापानीज बैंकर्स को या बैंक ऑफ जापान को करनी पड़ती है। यूएसडी जापान आउटलुक जो है टेस्टिंग, मतलब एक जोन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे भी एक रिस्क है, और करेंसी उसकी जो इम्पैक्ट आएगी वो भी दुनिया भर की करेंसीज पे आ सकती है। येन फिलहाल स्टेडी है, लेकिन डॉलर फर्म ऑन मिडिल ईस्ट वॉर, तो इसके चलते क्या होगा येन में, जापानीज येन में, ये थोड़ा मतलब एक्सपर्ट्स जो है वो थोड़े वरीड है कि अगर जापानीज येन को भी असर होती है तो दुनिया भर की करेंसीज में इसका एक तरीके का एक रिपल्सिव इफेक्ट आ सकता है। दूसरी तरफ गोल्ड की अगर हम बात करें तो एनएसई लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट टू फॉर्मलाइज इंडियाज गोल्ड मार्केट, सक्सेसफुली डीमेटेरियलाइजेस 1 kg। मतलब एनएसई ने एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, पेपर गोल्ड जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग गोल्ड लॉन्च किया है। और गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 4600 के लेवल के नीचे तो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शायद यहाँ पे भी अगर मान लीजिए थोड़े युद्ध के अच्छे समाचार आते हैं तो तेल टूटेगा और गोल्ड बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच कीजिए। और दिल्ली, चेन्नई, मुंबई सबके जो गोल्ड प्राइसेस है फिलहाल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस एज मतलब हॉर्मुज का जो टेंशन है उसको लेके गोल्ड प्राइसेस में एक तरीके की एक
एजअप चल रहा है, तो क्या ये बढ़ेगा घटेगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इंडिया एम्ब्रेसिंग कमर्शियल माइनिंग एंड यूजीसी इन हिस्टोरिक फर्स्ट, मतलब एक तरीके का कमर्शियल माइनिंग और जो कर रहे हैं इसमें ऐसा है कि क्लीनर कोल, क्या ये एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है भारत? तो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि कोल भी एक गोल्ड कमोडिटी है, मतलब एक ब्लैक गोल्ड उसे माना जाता है। तो कोल को लेके भी कुछ खबर है जिसकी आज बाजार में इम्पैक्ट हमको देखने को मिली और उसका चर्चा बाजारों में है। मतलब हम ज्यादातर ये समाचार लाते हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े गए होते हैं, और ये समाचार देखिए, ये पढ़ने वाला जो वर्ग होता है ना, वो ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता है, शेयर मार्केट का काम करता है, बुलियन में काम करता है। तो हम ये समाचार आपके लेके आते हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े गए हो। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 7 के ऊपर। तो स्लाइड नंबर 7 में क्या है? स्लाइड नंबर 7 देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो स्लाइड नंबर 7 पे ले जाए। तो स्लाइड नंबर 7 जो है वो बता रहा है कि आज का दिन कैसा रहेगा, मंगलवार वर्सेस बुधवार कैसा रहेगा इंडिया इक्विटी मार्केट्स का। तो मंगलवार तो बिल्कुल जैसे हमने कहा, सेंसेक्स और निफ्टी नीचे पे बंद हुए। वीक ग्लोबल क्यूज, जो जो बातें हमने कही, ज्यादातर यही फैक्टर्स है कि मार्केट का जो परफॉर्मेंस है अंडर डिलीवरी इसी वजह से है। और राइजिंग ऑयल प्राइसेस, वीक यूरोपियन मार्केट इंपैक्ट सेंटीमेंट, यूरोप में भी कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर असर देखने को मिले, खास करके यूरोप में टूरिज्म का सीजन शुरू हो गया और फ्लाइट्स नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल हमको देखने को मिलेगा सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का आने वाले दिनों में। तो ये इम्पैक्ट भी मतलब मार्केट में बहुत जगह पे इसका असर देखने को मिल सकता है, भारत के अलावा दूसरे मार्केट्स में भी। फिनेंशियल फार्मा मेटल्स आर सॉ वॉलेटिलिटी प्रेशर ऑफसेट सम गेन्स, मतलब इन जगहों पे जो शेयर्स है वो शायद एफआईआई से जिस तरीके से इसमें मार्केट में दे मारा होगा। और इन्वेस्टर्स टुक फ्रेश प्रॉफिट्स आफ्टर हाई वैल्यूएशन डिप फ्रॉम डेज हाई, मतलब प्रॉफिट लेके निकल गए और जो डिप हो रहा है उसमें बाई कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, ऐसी बात यहाँ पे एक्सपर्ट ज्यादातर कह रहे हैं। एफआईआई डीआई एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग वर्सेस डीआई बाइंग सपोर्ट, मतलब डीआई जिस तरीके से बाई कर रहा है, एफआईआई जो मार्केट में माल बेच रहा है और जो डीआई बाई कर रहा है, उसके चलते मार्केट फिलहाल टिके हुए हैं। अनसर्टन कॉशियस वेडनेसडे, मतलब डाउन था मंगलवार, लेकिन आज का दिन वेडनेसडे थोड़ा मतलब स्पूकी रह सकता है। आउटलुक कॉशियस कंसोलिडेशन की बात है। की सपोर्ट अगर हम देखने जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स का मतलब ऐसा 24,000 24,100 के बीच है, 24,300 24,600 ऑन हायर साइड रेजिस्टेंस आ सकता है यहाँ से। टेक्निकल बाउंस पोटेंशियल की जो अगर बात करें तो 23,700 23,800 के बीच है। इसमें आपको खास करके Q4 के जो अर्निंग्स है, फिर विक्स इंडेक्स जो है और ऑयल प्राइसेस जो है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, नजर जमाए रखनी पड़ेगी। आखिर में बात करते हैं ब्रोकरेजेस, मतलब व्हाट आर हंटर्स लुकिंग एट। दुनिया भर के जो ब्रोकरेजेस और इक्विटी ब्रोकरेजेस जो होते हैं वो कौन से शेयरों पे अपना नजरिया जमा के बैठे। तो की ब्रोकरेजेस की अगर हम May 6 की पिकअप की बात करें तो बाय रिकमेंडेशंस ज्यादातर दी गई है बजाज ऑटो, लुपिन में, KEI इंडस्ट्रीज, BHEL, पॉलीकैब और मनपुरम फाइनेंस में। और दूसरी तरफ सेल रिकमेंडेशन है भारत फोर्ज और पंजाब नेशनल बैंक के लिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो सजेस्ट किए गए वो 23,600 से लेकर 24,500 ट्रेडिंग रेंज दी गई है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2400। बैंक निफ्टी की बात है 54,500 से लेकर 54,250 तक। हालांकि आंकड़े बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े AI के जरिए जो आते हैं और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी मतलब देख लीजिएगा, कभी कभार गलती भी हो सकती है। सेक्टर आउटलुक की अगर हम बात करें तो सेक्टर आउटलुक में बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन 2026। तो इन शेयरों के ऊपर बिल्कुल आप नजर जमा के रखिए। की कॉर्पोरेट एक्शन अगर हम देखने जाए तो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा आज के दिन। ये ऑन एमी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस IPO जो कि 3 गुना बढ़ चुका है। और अदानी पोर्ट्स इन फोकस ड्यू टू ब्लॉक डील ट्रांजैक्शंस, मतलब ब्लॉक डील ट्रांजैक्शंस हुए हैं, चुनाव के परिणाम भी आए वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। तो ये मैं हमेशा कहता था कि ईस्ट कोस्ट अब डेवलप करने की बारी है। तो ईस्ट कोस्ट जैसे डेवलप होगा तो बिल्कुल अदानी में किसी ने शेयर्स खरीदे, उनको लगा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बैठने वाली है वेस्ट बंगाल में, फिर पुडुचेरी में उनके समर्थन की सरकार, फिर असम में तो बिल्कुल है। तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट सेक्टर को लेके, एयरपोर्ट्स को लेके बहुत बड़ा काम निकल सकता है, ऐसी संभावना इसकी वजह से ब्लॉक डील्स हुआ ऐसा लगता है। पर ये फैक्टर्स की वजह से अदानी पोर्ट्स भी मतलब एक तरीके से फोकस में है। तो बस यही थी आज की बातचीत। स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ और ऐसे कार्यक्रम देखते रहिए।
द पब्लिक इंडिया पे, और आपके जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले सुझाव है वो बिल्कुल भेजते रहिए। ईस्टर्न कॉरिडोर और खास करके जो ईस्ट कोस्ट, वो भी वाइटल हो चुका है हिंदुस्तान के लिए, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस दिशा में आएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वो एक जबरदस्त मैंडेट मिला है वेस्ट बंगाल में, कल के चुनाव के जो परिणाम आए उसके चलते हम ये सुन रहे हैं और सोच रहे हैं। और 2005-2006 में जब आईएम में कॉन्फ्लुएंस हुआ था, उसमें मैं था, बहुत सारे उद्योगपति भी वहाँ पे आए थे, तब भी ईस्ट कोस्ट को ऐसा कहा गया था कि जैसे वो एक गल्फ ऑफ मैक्सिको फॉर अमेरिका है, वैसे ईस्ट कोस्ट भारत के लिए बनने जा रहा है। तब केजी बेसिन में बहुत सारा तेल का मतलब पूरा एक्सप्लोरेशन वगैरह हो रहा था। तो शायद आने वाले दिनों में ईस्ट कोस्ट पे ये इकोनॉमी भी डेवलप हो सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है। तो उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा, ताकि आप कौन सी कंपनीज वहाँ पे कौन सा काम करें उसके ऊपर भी आप देख सकें, और अपना निवेश का स्ट्रैटेजी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। और बिल्कुल ये जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा डेटा हम लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो एआई के बाद फिल्टर होता है तो उसमें आप नंबर्स भी उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, आई मीन इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क उसके साथ, और एआई का जो डेटा है वो भी सब्जेक्ट टू एरर एंड करेक्शन है। तो उसके साथ ये मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद ये देखने के लिए, और आपने कंस्ट्रक्टिव सुझाव बिल्कुल हमें भेजते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।